आगे लिखो, सिक्स्थ डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन क्या बोलता है कि अगर एक लाइन, मतलब एक पॉइंट है x1 y1, उससे थीटा एंगल पे आर डिस्टेंस आगे जाना है, आर डिस्टेंस पीछे आना। राइट, आर डिस्टेंस आगे जाना है, आर डिस्टेंस पीछे आना है। तो जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट बताओ क्या है। ठीक है, तो थीटा एंगल पे आर डिस्टेंस आगे जाना है, तो ये आर डिस्टेंस आगे जाके जो पॉइंट आएगा, पीछे वाला उसके बात करते हैं, पहले आगे जाना है। तो आर डिस्टेंस आगे जाके जो पॉइंट आएगा वो बताओ क्या आएगा। उसके कोऑर्डिनेट चाहिए x1 y1, है ना। तो मान लो ये x कोमा y है। राइट, अब ये अगर r है, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, r cos थीटा, ये r हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट r का। राइट, अब लेकिन ये जो r cos थीटा, ये हमारा डेल्टा x भी है, हाँ या ना। राइट, अगर ये y एक्सिस है तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x1, तो ये बीच में क्या आ जाएगा, x माइनस। तो भैया ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो आर एक्स माइनस x1 शुड बी r, एंड y माइनस y1 शुड बी r। तो यहां से मेरे को x मिला x1 प्लस r cos थीटा, y मिला y1 प्लस r साइन थीटा। यानी कि ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आ जाएगा x1 प्लस r cos थीटा कोमा y1 प्लस r साइन थीटा। सिमिलरली पीछे आऊंगा तो r डिस्टेंस पीछे आगे जो पॉइंट आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो x1 माइनस r cos थीटा कोमा y1 माइनस r साइन थीटा। अब अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट r की वैल्यू पुट करता रहूंगा, थीटा कांस्टेंट है, डिफरेंट डिफरेंट r की वैल्यू पुट करता रहूंगा, तो एक पॉइंट से मेरे को आगे पीछे आने वाले एक पर्टिकुलर एंगल के हर एक पॉइंट मिलता रहेगा। मतलब मेरे को लाइन के ऊपर आने वाले सारे के सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, यानी कि पूरी की पूरी लाइन मिल जाएगी। हाँ, एट ए टाइम ये देगा एक ही पॉइंट। तो एक पॉइंट से एक पर्टिकुलर एंगल पे आर डिस्टेंस मूव करने के बाद जो पॉइंट आएगा, वो पॉइंट कैसे निकालना है, इस तरीके से। क्लियर हुआ? श्योर? इसका क्वेश्चन पहला, वो बोल रहा है कि 3,4 से हम 45 डिग्री मूव किए। ठीक है, 3,4 से हम 45 डिग्री मूव किए, 45 डिग्री एंगल पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, लेट से 3 यूनिट्स। तो पॉइंट क्या आएगा, वो पॉइंट बताओ। ठीक है, क्या आ जाएगा पॉइंट, 3 प्लस आर, आर कितना है 3 कॉस थीटा कॉस, कोमा 4 प्लस आर साइन 45। तो 3 प्लस 3 बाई √2 कोमा 4 प्लस √2, ये आ जाएगा पॉइंट। सेकेंड, अब वो ये बोल रहा है कि सेम क्वेश्चन है, 3,4 से 45 डिग्री एंगल पे गए। राइट, कितना, आर डिस्टेंस, आर यूनिट डिस्टेंस। राइट, एंड हम 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 लाइन पे पहुंच गए। मतलब एक ऐसा पॉइंट आया आर डिस्टेंस मूव करने के बाद 45 डिग्री पे, इस पॉइंट से एक ऐसा पॉइंट आया जो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ऐसे देखो, ये 3,4, ये लाइन है, या ऐसा ले लो, ये लाइन है। अब 45 डिग्री पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो आर डिस्टेंस मूव करने के बाद जो पॉइंट आया वो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, दिस माइट नॉट बी द परपेंडिकुलर, कुछ भी एंगल हो सकता है इनका आपस में, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये समझे, 3,4 से 45 डिग्री एंगल पे हम आर डिस्टेंस मूव किए, तो जो पॉइंट आया वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ रहा है, यानी कि हम इस लाइन पे पहुंच गए। तो आर डिस्टेंस क्या होगा,
मतलब 3,4 पॉइंट पे 45 डिग्री से हम कितना डिस्टेंस मूव करें सच दैट हम इस लाइन पे पहुंच जाएं। क्वेश्चन समझ में आया? श्योर। तो मैंने क्या किया, 3,4 से आर डिस्टेंस मूव करने के बाद 45 डिग्री पे कौन सा पॉइंट आएगा, वो पॉइंट आ जाएगा 3 प्लस आर कोस 45 यानी कि 1/√2 कोमा 4 प्लस आर √2। अब ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट होना चाहिए ये वाला, हाँ है ना? तो ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पॉइंट को इक्वेशन में पुट कर दिया, क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ एक्स यानी कि 3 प्लस आर बाय √2 प्लस 3 टाइम्स 4 प्लस आर बाय √2 दैट इज इक्वल टू 12। तो 3 टू द 4 3 द उधर ले जाओ, कितना आ गया? अच्छा ऊपर से ये 2r बाय √2 3r बाय √2 दैट इज 5r बाय √2 दैट इज इक्वल टू 12 12 कटा तो -6। तो r की वैल्यू क्या आ गई, -6√2 बाय। अब यहां पे दो चीजें, सबसे पहले r क्या है, डिस्टेंस, तो r नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि हम एक्चुअली में जो आगे जाने की कोशिश करें वो क्या है, पीछे। r इसलिए नेगेटिव आया, मतलब उल्टी डायरेक्शन में जाना था, तब जाके इस लाइन को हम मीट करते हैं। 45 डिग्री इस तरफ नहीं जाना था, पीछे की तरफ जाना था। ये क्लियर हुआ? मीट करने का मतलब लाइन पीछे ही थी, हमने ये तो जनरलाइज केस बनाया ना, हमें क्या पता कि लाइन कहां पे है, ठीक है ना? अगर एग्जैक्टली बनाऊंगा तो ध्यान से देखो, 3,4 ये आ गया। अब इसके अंदर x को 0 पुट करो, y कितना आ गया, y आ गया 4, y को 0 पुट करो, x आ गया। तो 45 डिग्री हम आगे नहीं जा सकते, कितना जाना था, पीछे, इसलिए r नेगेटिव आ गया। ये समझे? मतलब जिस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करे तो उस डायरेक्शन में नहीं जाना, एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना था। r का नेगेटिव आने का मतलब ये होता है। तो r की वैल्यू आ गई, तो इतना डिस्टेंस हम मूव करेंगे 3,4 से 45 डिग्री पे, तो हम इस लाइन पे पहुंच जाएंगे, बात खत्म, r निकल गया। ये समझ में आया? श्योर? जल्दी। इन व्हाट डायरेक्शन, in what direction a line be drawn, in what direction a line be drawn through the point 1 comma 2 if its point of intersection with if its point of intersection with line x plus y equal to 4, if its point of intersection with line x plus y equal to 4 is at a distance √6/3 is at a distance √6/3 from the given point. देखो क्या बोल रहा है, पॉइंट क्या है, ठीक है, एंड लाइन क्या है, वो बोल रहा है कि इस लाइन से हम, इस पॉइंट से हम किस डायरेक्शन में जाएं सच दैट कितने डिस्टेंस के बाद, 3 डिस्टेंस के बाद मैं इस लाइन को मीट करूंगा। आर दे रखा है, अब क्या निकालना है, थीटा। तो लेट से थीटा एंगल है, तो पॉइंट क्या आ जाएगा, ये वाला 1 प्लस आर दैट इज √6/3 cos थीटा कोमा 2 प्लस आर दैट इज √6/3। अब ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि दोनों के एक्स एंड वाई दोनों का इसका सम क्या आना चाहिए, 4। तो दैट इज
1 + 2 प्लस √6/3 दोनों का कॉमन साइन थीटा प्लस दैट इज इक्वल टू 3 उधर गया तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू √6/3 इज 1, तो जाके इधर क्या हो जाएगा 3/, राइट। अब यहां से थीटा निकालना, ट्रिगो इक्वेशन आ गया ये तो, राइट। या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट से डिवाइड कर सकते हो, तो क्या आ गया साइन थीटा इंटू 1/√2 प्लस कॉस थीटा इंटू दैट इज इक्वल टू 3/√6 और साथ में √2, तो 3 बाय क्या आ जाएगा 2√3, तो दैट इज √3/2, तो √3 कट के √3/2 आ गया। नाउ अब ये क्या बन जाएगा साइन ए प्लस बी बोल दो, तो साइन थीटा प्लस π/4, ये 45 डिग्री होगा ना, cos 45 डिग्री sin 45 डिग्री, साइन ए cos बी प्लस cos ए sin बी, साइन ए प्लस बी दैट इज √3/2, तो थीटा प्लस π/4 जो है ये क्या होगा, या तो 60 डिग्री होगा, π/3 होगा, या तो 2π/3 120 डिग्री होगा, दोनों हो सकता है ना ये तो थीटा क्या आ गया 60 माइनस 45 15 डिग्री π/12, या फिर 120 में से 45 गए 75, 75 क्या हो जाएगा 5π/12, तो या तो 15 डिग्री पे जाना पड़ेगा या तो 75 डिग्री पे जाना पड़ेगा, तब जाके √6/3 डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद मैं इस लाइन पे पहुंचूंगा, इस लाइन को मीट करूंगा। क्लियर हुआ? श्योर? क्या नहीं क्लियर हुआ? क्वेश्चन बहुत वैलिड है, ठीक है, कि दो एंगल का मतलब क्या है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, देखो अगर ये लाइन है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूनिक होता है, देयर इज नो अदर वे टू रीच दिस लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट एट एन एंगल 90 डिग्री, है ना। लेकिन कोई और अगर एंगल है तो उसके दो डिस्टेंसेस बनेंगे, हमेशा ऐसे ऑपोजिट एंगल बनाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट से इस लाइन का मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा, वो ये नहीं आएगा, क्या आएंगे एक्चुअली में दो एंगल आएंगे, एक ऊपर की तरफ आएगा, एक नीचे की तरफ आएगा, राइट। इसलिए दो अलग अलग एंगल आ रहे हैं, ये समझे? क्लियर है? ये नोट कर लो। देखो अभी तक हमें ये तो पता चल गया कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है, राइट, वो स्ट्रेट लाइन होती है, दैट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, ये लाइन क्या होगी स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन से सबसे पहले स्लोप कैसे निकालनी है, राइट, स्लोप कैसे निकालनी है, तो स्लोप निकालने का तरीका सबसे पहला हम क्या करेंगे, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि अगर इस चीज को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ऑब्जर्व करो इसको ऑब्जर्व करो, इसके अंदर क्या है, एक तरफ y है, बाकी सब दूसरी तरफ है, एंड y का कोएफिशिएंट क्या है 1, इसको भी वही करना है, क्या ये बन गया बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, बी से डिवाइड कर दो, तो इस लाइन का स्लोप क्या आ रहा है, एंड ये आएगा वाई इंटरसेप्ट, राइट। तो स्लोप क्या है, यहां से मेरे को पता चला स्लोप जो आया दैट इज माइनस ए बाई बी, दैट इज माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन। ये समझे? एक तो ये आ गया, बता दिया हुआ है, कुछ का डाउट है दोबारा बताओ। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में किसी भी लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नहीं स्लोप बताया लेकिन कन्वर्ट करना नहीं बताया ना, ये तो अभी आया, ये भी बता दिया, ओके। तो
एक तरफ y रखना है, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ लेके जाना है, और y का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इधर by रखा, और ये ax एंड c को उधर लेके गया और b से डिवाइड कर दिया। तो x का कोएफिशिएंट क्या आ गया, माइनस ए बाई बी, ये कांस्टेंट है माइनस ई बाई बी आ गया। तो ये स्लोप होगा, ये अपना y इंटरसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म भी बता दिया था, ठीक है। फिर नॉर्मल फॉर्म आ जाओ, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, देख लो। श्योर, ठीक है ठीक है। फिर एक और चीज, इसका स्लोप निकालने का एक और तरीका, ठीक है। याद है तुम्हें मैंने डेरिवेटिव में बताया था कि एक चीज का डेरिवेटिव जो होता है dy बाई डी एक्स क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। अब मेरे को ये बताओ कि ये कर्व है, इसकी इस पॉइंट पे टेंजेंट तो ये हो जाएगी, हाँ या ना। अच्छा, अब अगर इस बार कर्व नहीं दे रखी, स्ट्रेट लाइन दे रखी है, तो इस स्ट्रेट लाइन की इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या बनेगी, ये खुद ही बनेगी, राइट। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन का डेरिवेटिव जो होगा वो उसकी टेंजेंट की स्लोप देगा, लेकिन उसकी टेंजेंट वो खुद ही है, मतलब वो खुद की स्लोप दे देगा। तो इसलिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा और वहां से dy बाई डी एक्स निकालूंगा, वो उसकी खुद की स्लोप होगी, क्योंकि उसकी टेंजेंट खुद ही है। ये भी बताया हुआ। चलो, a प्लस बी वाई डैश इक्वल टू 0, तो वाई डैश क्या आ जाएगा, माइनस ए बाई बी। आगे लिखो, आगे लिखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टोटल पॉइंट्स कितने हैं, 6। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। देखो, दो लाइंस जो हैं आपस में अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। दी एंड, इसमें इतना ही था। लेकिन लेकिन दो लाइंस केस क्या क्या बनाएंगे, और उन केसेस को पहचानना कैसे है, वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पता भी तो होना चाहिए भैया लाइंस इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, राइट। यस, नाउ अब ध्यान से देखना, ये थ्योरी समझ लेना। लाइंस हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये 10th में तुमने ऑलरेडी देख रखा है, ठीक है, कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस को हमेशा मैं ऐसे क्रॉस से मल्टी रिप्रेजेंट करूंगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो क्या कंडीशन होती है, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। और अगर पैरेलल है, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू, एंड अगर कोइंसिडेंटल लाइंस है तो a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू। अब मेरा ऑब्वियसली क्वेश्चन क्या है, बोलो कहां से आया। यस, हम 10th में नहीं है, कहां से आया, स्लोप एंड यूनिक पॉइंट से, ठीक है। सबसे पहला ध्यान से देखो, अगर दो लाइंस पैरेलल है या कोइंसिडेंटल है, उन दोनों का एंगल विद एक्स एक्सिस क्या होगा, सेम। अब एंगल विद एक्स एक्सिस सेम है तो मतलब उनका स्लोप क्या होगा, तो भैया इसका स्लोप क्या आ रहा है, माइनस a1 बाय b1, इसका माइनस a2 बाय b2, तो ये सेम होना चाहिए। तो माइनस a1 बाय b1 इज इक्वल टू माइनस a2 बाय b2, ये कटा, तो a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2। एंड अगर स्लोप सेम नहीं आया तो दोनों का एंगल अलग अलग होगा, राइट। तो दोनों का अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल अलग अलग है, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। तो इंटरसेक्टिंग के लिए ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए हमने बोला a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग। और अगर पैरेलल या कोइंसिडेंटल है तो दोनों के अंदर a1 बाई b2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 होगा ही होगा, क्योंकि दोनों लाइंस की स्लोप क्या है, सेम। ये क्लियर हुआ, श्योर। देख लो,
हाँ नहीं नहीं, हम जो जिस पॉइंट पे हम पहुंच नहीं सकते उसकी हम बात नहीं करते, ठीक है ना, हम सिर्फ रियल नंबर्स की बात करेंगे, इन्फिनिटी इज बियॉन्ड दैट, ठीक है। अच्छा अब इधर, अब हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेलल एंड कोइंसिडेंटल। अब देखो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, इनके बीच में कोई भी पॉइंट, क्योंकि पैरेलल का मतलब उसका स्पेशल केस कोइंसिडेंटल भी है, एक लाइन फिक्स ली, दूसरी उसके पैरेलल ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा हूं, तो दोनों केसेस को कवर अप कर रहा है, पैरेलल को भी कोइंसिडेंटल को भी, राइट। लेकिन अगर मेरे को मेक श्योर करना है कि वो कोइंसिडेंटल हैं, देन देन हाँ, वो तो है ही है, वो आई कहां से। देखो अगर दो लाइंस के अंदर एक पॉइंट कॉमन है, उसके बाद दोनों का स्लोप भी सेम है, तो क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंटल। और अगर दो लाइंस पैरेलल है और इनके बीच में एक पॉइंट कॉमन है, एक्चुअली में दो पैरेलल के बीच में एक पॉइंट कॉमन होने का मतलब सारे के सारे पॉइंट कॉमन होंगे, तो क्या हो जाएंगी वो, कोइंसिडेंटल। ये समझ में आ रहा है कि अगर एक पॉइंट कॉमन है तो सारे के सारे होंगे, क्योंकि पैरेलल तो ऑलरेडी है। एक पॉइंट अगर कॉमन आ गया, एक पॉइंट इसका पॉइंट दूसरी पे लाई कर रहा है, कॉमन पॉइंट हो गया ना, तो सारे के सारे होंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, क्योंकि दोनों की स्लोप क्या है, सेम। तो अब देखो इसका कोई भी एक पॉइंट निकाल लो, ठीक है, लेट से इसका वाई इंटरसेप्ट वाला पॉइंट निकालो, तो एक्स को 0 पुट किया, क्या आ गया, -c1/b1, 0, ऐसे इसका पॉइंट क्या आ जाएगा, 0, -c2/b2। अब अगर देखो स्लोप तो इक्वल कर दी मैंने, इसके बाद अगर ये वाला पॉइंट कोई भी एक पॉइंट लिया ना रैंडमली, एक पॉइंट कॉमन भी आ गया, दोनों सेम पॉइंट से वाई एक्सिस को कट करके जा रही हैं, तो भैया वो क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंटल। तो इसका मतलब कि अगर मेरा -c1/b1 इज इक्वल टू -c2/b2 हो गया, तो यानी कि c1/c2 इक्वल टू b1/b2 हो गया, तो क्या आ जाएगा वो, कोइंसिडेंस। सो दैट इज वाई इसके साथ हमने बराबर। और अगर स्लोप इक्वल है बट ये नहीं है, तो जस्ट पैरेलल वाला केस आएगा, यानी कि वो ये वाला केस आ जाएगा, नॉट इक्वल टू c1/c2। ये क्लियर हुआ, राइट। अब इसके साथ साथ एक और चीज आएगी हमारी, ठीक है, क्या कि ये लो एंड ये लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लो। अब इन दोनों के अंदर देखो क्या आ रहा है, कोफिशिएंट्स का रेशो 1/2 1/2 2/1, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल। इन दोनों का देखो क्या आ जाएगा, 1/3 1/3 1/3, तो क्या आ जाएगा, पैरेलल एंड कोइंसिडेंटल के केस में, ठीक है, एक्स एंड वाई का कोफिशिएंट तो क्या रहेगा, सेम। बट क्या जरूरी है कि एक्स एंड वाई की टर्म सेम होगी, नहीं, तुम्हारे सामने है इसका, एक्स एंड वाई की टर्म क्या है, 2x एंड 3y, इधर क्या है 4x एंड 6y, रेशियो सेम होना चाहिए लेकिन टर्म सेम होनी जरूरी। लेकिन अगर रेशियो सेम होता है ना, तो टर्म चाहे सेम नहीं आ रही बट उनको सेम बनाया जा सकता है। कैसे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, 4x एंड आ गया 4x एंड 6y, या फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2x प्लस 3y। तो ये देखो पैरेलल या कोइंसिडेंटल है तो एक्स एंड वाई का रेशियो क्या रहेगा, सेम। इसका मतलब जरूरी नहीं कि एक्स एंड वाई की टर्म्स भी सेम हो, लेकिन अगर तो सेम है गुड, नहीं है तो उनको सेम बनाया जा सकता है। लेकिन सेम बनाने के बाद इनकी कांस्टेंट टर्म जो होगी वो डिफरेंट आएगी अगर पैरेलल है, और कांस्टेंट टर्म सेम आ जाएगी अगर कोइंसिडेंटल। ये चीज क्लियर हुई, पक्का। सर वो अगर कोइंसाइडिंग का केस हो गया तो सर वो मतलब कह सकते हैं बाय इंटरसेप्ट सेम होगा उसका हर एक पॉइंट ही सेम होगा, वाई क्या, हर एक पॉइंट सेम होगा, एक्स इंटरसेप्ट भी सेम होगा, वाई इंटरसेप्ट भी सेम होगा, दोनों के अंदर एक्स, दोनों लाइन ही सेम है यार, सर a1 by a2 तो b1 by b2 को सिंपली कह इक्वल टू C1, क्योंकि अगर C1 बाय C2 की रेशियो तो 1 ही है ना, किसकी, c1 क्यों 1 आएगी, ये देख जरा, ये दोनों लाइंस देख, इन दोनों का रेशियो 2/3 2/3, इधर क्या है 1/6, तू सिर्फ इन दोनों के ऊपर बोल रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ सी का भी तो फर्क पड़ेगा। ये तो स्लोप बता रहा है ना, तो स्लोप तो दोनों में सेम होती है, पैरेलल में भी कोइंसिडेंटल में भी, तो दोनों में आगे डिफरेंशिएट कैसे करेगा, कैसे पता चलेगा कि जस्ट पैरेलल वाला केस है या कोइंसिडेंटल वाला केस है। उसके लिए वो पॉइंट देखना ना अपने को, और जो वो पॉइंट आएगा उसमें सी इंक्लूड होगा ही होगा, तो सी का भी रेशियो साथ में देखना पड़ेगा।
राइट। ए का रेशो अगर इक्वल आ भी गया, देखो ना, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, ये दोनों कोइंसिडेंटल थी ना, पहली और तीसरी, तो इसको 2 से डिवाइड किया, क्या 3 से डिवाइड किया, क्या आ गया 2x प्लस। तो अगर x का कोएफिशिएंट सेम है, y का सेम है, तो कांस्टेंट टर्म भी सेम आएगा कोइंसिडेंटल में। लेकिन अगर पैरेलल है, इसको 2 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस हाफ इक्वल टू 0। अब x सेम आ गया, y सेम आ गया, बट c नहीं सेम आएगा। तो कोइंसिडेंटल के अंदर c भी सेम आएगा, पैरेलल के अंदर कांस्टेंट टर्म सेम नहीं आएगा। x एंड y का कोएफिशिएंट सेम करने के बाद, अब ठीक है, क्लियर है। एंड अब देख के तुम पहचान सकते हो कि कौन सी लाइन है। अब पहचानने के बाद तुम्हें यह देखना है कि इंटरसेक्टिंग अगर है तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो मेथड से, वो तीनों में से कोई भी एक लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी क्लियर है, हो जाएगा। ये केस लिख लो, 3 केसेस, ठीक है। इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंटल, कंडीशंस लिखनी है, बस बात खत्म। आगे लिखो कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस का मतलब क्या होता है कि अगर 3 लाइंस एक ही पॉइंट से पास करें, या 4 लाइन एक ही पॉइंट से पास करें, या n लाइन से एक ही पॉइंट से पास करें, तो उनको क्या बोलेंगे, कंकरेंट। एक ही पॉइंट से पास करना चाहिए, ये समझे। तो a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, a3x plus b3y plus c3 equal to 0। अगर तीनों की तीनों लाइंस कंकरेंट हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, तीसरी वाली भी वहीं से पास करेगी। मतलब इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, वो तीसरी में पुट करूंगा तो वो तीसरी को सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। अब वो कंडीशन जो आएगी वो बहुत गंदी जाएगी, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 के अंदर जाएगी, बड़ी गंदी इक्वेशन जाएगी, कंडीशन जो जाएगी। इससे बेटर है हम वही कंडीशन को एक इजी फॉर्म में, पैटर्न की फॉर्म में लिखते हैं। और मैथ्स में पैटर्न कैसे बनता है हमारा, डिटर्मिनेंट्स के थ्रू, क्योंकि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या है कि नंबर्स को रोज एंड कॉलम्स के अंदर अरेंज करना, दैट इज पैटर्न में लाना। तो अब वो जो कंडीशन आती है, वो कंडीशन यही है कि A1 B1 C1 इनके कोएफिशिएंट्स को पकड़ा, फिर A2 B2 C2 एंड A3 B3 का डिटर्मिनेंट अगर हमने 0 कर दिया तो सेम कंडीशन बन के आती है। तो अगर 3 लाइंस को कंकरेंट होना है, तो 3 लाइंस को कंकरेंट होने के लिए उनका ये वाला जो पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट है, ये क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ। डिटर याद है क्रॉस प्रोडक्ट, डिटरमिनेंट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट को इवेल्युएट करने का जो तरीका तुम्हें बताया गया था, वो एक्चुअली में डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करने का तरीका था, ठीक है ना। और वो क्यों होता है वो उसके अंदर ही देखेंगे। डिटरमिनेंट 12th का MND जो है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, 12th का पहला टॉपिक होता है, ठीक है ना। तो वहीं पे उसकी डेफिनेशन वगैरह देखेंगे कि क्यों इसको ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या डेफिनेशन है, वो तब देखेंगे। बट हाँ, क्या करना है, इसको A1 इंटू इसका रो एंड कॉलम छोड़ा, इन चारों का डाउनवर्ड एरो मल्टीपल पॉजिटिव, अपवर्ड एरो, तो B2C3 माइनस B3C2, इसका नेगेटिव लेके जाते हैं, माइनस B1 इंटू इसका रो एंड कॉलम छोड़ा, A2C3 माइनस A3C2 प्लस C1 इंटू A2B3 माइनस A3B2 इक्वल टू, तो अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए, राइट, तो इसका डिटरमिनेंट 0। तो ये कंडीशन एक्चुअली में इन दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के तीसरे में पुट करोगे, ये कंडीशन आएगी, राइट। बट ये कंडीशन डायरेक्टली याद रखना बहुत मुश्किल है, A1 का किसके साथ कॉम्बिनेशन है, B1 का किसका किसके साथ कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम पैटर्न याद करवाते हैं। ये क्लियर हुआ, राइट। एग्जाम्पल,
हमें देखना है कि ये तीनों लाइंस कंकरेंट है या नहीं है, राइट। तो इसका डिटरमिनेंट देखा क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 2 2 -1 0 3 -2 1, तो 1 इंटू -1 -0, वो तो गया ना, -2 इंटू 2 -0 2 -5 इंटू -4 +3। देखो क्या है, -1 -4, ये आ गया -1, -1 इंटू -5, तो क्या आ गया 0। तो ये 0 आ रहा है, तो तीनों लाइंस कंकरेंट है। तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तीसरा वहीं से पास करेगा, राइट। अब इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर रहा हूं। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ एक एक्सेप्शन आती है, ठीक है, क्या, जैसे देखो 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब तुम्हें पता है ये तीनों लाइंस क्या है, पैरेलल, क्योंकि इनका एक्स एंड वाई का कोएफिशिएंट सेम है या सेम रेशियो में है, लेकिन कांस्टेंट टर्म का अलग है। तो ये कौन सा केस आ गया, जस्ट पैरेलल वाला, राइट। अब इनका देख रहे हैं क्या आ रहा है, A1 A2। अब ये कोइंसिडेंटल मतलब सॉरी पैरेलल है, तो कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका नहीं आएगा, तो ये तीनों लाइंस कंकरेंट नहीं है। लेकिन इनका डिटरमिनेंट देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। क्या आ गया, 2 3 1 2 3 2 2 3 इक्वल टू 2 इंटू 9 माइनस 6 3 -3 इंटू 6 -4 प्लस 1 इंटू 6 -6, क्या आ गया, 6 -6 प्लस 0, ये गड़बड़ा, राइट। तो कंकरेंट लाइंस के हर एक केस में इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा, बट अगर तीनों लाइंस पैरेलल हैं तब भी क्या चला जाएगा, 0। इसको हटाना। अभी ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी दो कॉलम्स या कोई भी दो रो सेम हो जाए तो उसका डिटरमिनेंट 0 होता है, और पैरेलल के केस में क्या होगा, ये सेम आएगा ही आएगा, सेम नहीं भी आएगा सेम बनाया जा सकता है रेशो इक्वल होने के कारण। तो ये वाला केस को हमें क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है। ये समझ में आया, पक्का, क्यों लाइंस कंकरेंट है। बट देखो अगर लाइंस कर दो चीजें, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर लाइंस कंकरेंट है तो डिटरमिनेंट 0 होगा ही होगा, अगर लाइंस कंकरेंट है तो डिटरमिनेंट 0 होगा। बट क्या अगर डिटरमिनेंट 0 है तो लाइंस कंकरेंट होंगी, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो हम यहाँ पे एक्चुअली में क्या कंडीशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कंकरेंट लाइंस की है डिटरमिनेंट 0 की, डिटरमिनेंट 0 की। तो हम कंडीशन तो डिटरमिनेंट 0 की बात कर रहे हैं ना। देखो अगर तो कंकरेंट लाइंस की कंडीशन एग्जैक्ट इंप्लीमेंट करनी है तो पहले दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करो, तीसरे में पुट करो, दैट इज द एग्जैक्ट कंडीशन। लेकिन अभी हम कौन सी कंडीशन को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, डिटरमिनेंट 0। अब डिटरमिनेंट 0 होने के बाद लाइंस कंकरेंट हो भी सकती हैं, अगर नहीं है तो वो केस हटाना पड़ेगा। हम यहाँ पे एक्चुअली में कंकरेंट लाइंस की कंडीशन नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हम डिटरमिनेंट 0 की कर रहे हैं। तो डिटरमिनेंट 0 के साथ और भी केसेस आएंगे, ये वो एक एक्स्ट्रा केस है जो आ जाता है, जो एक्चुअली में डिटरमिनेंट 0 देगा बट लाइंस इंटरसेक्टिंग, लाइंस कंकरेंट नहीं होंगी, लाइंस पैरेलल होंगी, तीनों की तीनों लाइंस पैरेलल होंगी। इस केस को हमें हटाना पड़ता है, इस केस को हमें काउंट नहीं करना, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल देखो, मान लो ये मैंने 4 ले लिया, ठीक है ना, अभी भी वही रहेगा ना, अभी भी रहेगा तो वही पैरेलल ही है ना, पहले नहीं ये कोइंसिडेंटल हो गई। चलो इसको 6 ले लो, अब ठीक है, अब ठीक है, नहीं कोइंसिडेंटल तो नहीं हुई थी एक्चुअली में, ठीक है, इसको 4 ले सकते हो, ठीक है ना।
एक्स एंड वाई का क्वेश्चन सेम है तो उनका रेशो 1 है, लेकिन C1 C2 का रेशो नहीं है, सेम नहीं है, ठीक है। अच्छा अब मान लो मैंने ये ले लिया, ठीक है, मान लो ये ले लिया। अब मैं बोल रहा हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दीज लाइंस आर कंकरेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दीज लाइंस आर कंकरेंट। तो उसके लिए मैंने क्या किया, डिटरमिनेंट 0, तो क्या आ जाएगा, के 3 1 2 3 के 3 2 के इक्वल टू क्या आ गया, के इंटू 6 के माइनस 3 के माइनस 3 इंटू के स्क्वायर माइनस 4 के, सॉरी उल्टा कर दिया, 4 के माइनस के स्क्वायर प्लस 1 इंटू 6 माइनस दैट शुड बी 0। तो क्या आ गया, 3 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर माइनस 12 के एंड माइनस 3 के, तो माइनस 15 के एंड साथ में बचा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 3 पे गया तो 2 के स्क्वायर माइनस, तो ये बन जाएगा 2 के माइनस 1 इंटू के माइनस 2 इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, या फिर तो बच्चा ये बोलेगा कि यहाँ पे 2 के की वैल्यूज आ रही हैं, सो फॉर 2 वैल्यूज ऑफ के दीज लाइंस आर कंकरेंट, बट नहीं, क्योंकि अगर मैंने के को 2 पुट किया तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल, लेकिन हाफ के लिए पैरेलल नहीं होंगी। तो इसका एक्चुअली में आंसर क्या है, 1। सो एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ के, कौन सी वैल्यू, हाफ, उसके लिए ये लाइंस क्या होंगी, कंकरेंट। इसलिए मैं ये सारी चीज बता रहा हूं, सोच समझ के ये कंडीशन को इंप्लीमेंट करना है। अगेन दोबारा प्लीज समझो, हमें कंसेप्ट क्या है, कंकरेंसी ऑफ लाइंस, कंकरेंट लाइंस मतलब तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास करनी चाहिए, ये समझे, तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास करनी चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए। उसकी कंडीशन क्या आती है कि पहले दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करो, उसको तीसरे में पुट कर दो, तो जो कंडीशन बन के आएगी दैट इज अ कंकरेंसी ऑफ, कंकरेंट, तीन लाइंस के कंकरेंट होने की कंडीशन आ जाएगी। लेकिन उसकी कंडीशन हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं ताकि इजीली रिमेंबर कर सके हम, राइट। कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट तीनों लाइंस का इक्वल टू 0, लेकिन ये 0 होने के साथ साथ हमारा एक और कंडीशन एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है कि तीनों लाइंस पैरेलल भी हो सकते हैं, लेकिन इन दैट केस कंकरेंट तो नहीं होंगी, तो इस चीज को हमें हटाना होगा, राइट। तो इसलिए हमने एक क्वेश्चन बनाया जिसके अंदर हमने क्या बोला कि के निकालो सच दैट ये लाइंस क्या हो जाए, कंकरेंट। तो लाइंस का कंकरेंट होने की डिटरमिनेंट 0 करके हमारे पास के की दो वैल्यूज आ गई, लेकिन के को इसमें 2 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगी, पैरेलल। तो सिर्फ 1/2 के लिए आंसर आएगा, मतलब डिटरमिनेंट 0 करने के बाद अगर के वैल्यू ढूंढने वाला क्वेश्चन आ जाता है तो हमें के की वैल्यू वापस पुट करके जरूर चेक करना है कि वो लाइन कहीं पैरेलल वाला केस तो नहीं आ रहा जहां पे डिटरमिनेंट क्या जाता है, 0। अगर आ रहा है तो उस केस को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ये समझ में आया, जिस केस के लिए पैरेलल नहीं जा रहा सिर्फ उसी केस को कंकरेंसी के अंदर हमें कंसीडर करना है। ये क्लियर हुआ, पक्का, देख लो, कोई भी डाउट किसी को, पक्का, नोट करो जल्दी। पैरेलल वाले का रीजन ये होता है, वो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है, वो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम सेम हो जाए तो उनका डिटरमिनेंट 0 होता है। ये डिटरमिनेंट में देख सकते हैं, इससे पहले बता नहीं सकता। 3 भी आ सकते हैं, क्यूबिक भी बन सकती है, मतलब उस केस में 3 आएंगी वैल्यूज, उसमें से चेक करना पड़ेगा कि किसके लिए पैरेलल आ रहा है, किसके लिए पैरेलल नहीं आ रहा। जो पैरेलल नहीं आ रहा वो कंकरेंट है हमेशा, अगर पैरेलल आ रहा है तो उसको हटा दो। आपने इंटरनेट वाली कंडीशन लगाई ना, पर मैं सिर्फ कंटेंट वाली कंडीशन लगा रहा हूं, तो एक बार पुट करके देख रहा हूं, उस केस में दो कंटेंट करेंगे। वो पहले मेरे को तो समझने दे।
इसमें दो लाइनें तो साइमल्टेनियसली वो बोल रहा है कि अगर मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करूंगा, जो भी एक्स एंड वाई आएगा वो तीसरे में पुट करूंगा तो ये आ जाएगा। हाँ, मैं उसके अंदर भी ये बोल रहा हूँ कि जो दो वैल्यू आ रही हैं, ये तीन वैल्यू जो भी आएंगी, उनके में देखना पड़ेगा हमें कि भैया पैरेलल तो नहीं आ रहा, ठीक है ना, चेक करना पड़ेगा। वो बोल रहा है डिटरमिनेंट वाली कंडीशन ना लगाओ, साइमल्टेनियसली सोल्व करने वाले लगाओ। आगे लिखो। line parallel to given line parallel and perpendicular to given line parallel and perpendicular to given line, हेडिंग है ये। line parallel and perpendicular to given line। ठीक है, तो देखो जैसे 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, राइट। अब हमें वो लाइन की इक्वेशन निकालनी है इन जनरल जो इस गिवन लाइन के क्या रहेगी, पैरेलल और परपेंडिकुलर, ये मैं निकालूंगा, राइट। यार अगर तो लाइन पैरेलल है तो उसका एक्स एंड वाई का क्वेश्चन क्या होगा, रेशियो सेम नहीं भी है तो तब भी सेम बनाई जा सकती है। अगर एक्स एंड वाई का पैरेलल लाइन का एक्स एंड वाई का क्वेश्चन रेशियो सेम होना चाहिए ना, तो रेशियो सेम होने के लिए या तो वो एग्जैक्टली सेम होगा ताकि रेशियो क्या आ जाए 1, और अगर सेम नहीं है तो रेशियो सेम होगी। तो अगर सेम नहीं है तो उनको सेम लेकिन बनाया जा सकता है, ये तो क्लियर है ना, राइट। तो इन ए वे अगर इस लाइन के पैरेलल लाइन निकालनी है तो मैं उसका एक्स एंड वाई का क्वेश्चन सेम लेके जा सकता हूं, लेकिन कांस्टेंट टर्म का सेम नहीं होनी चाहिए। तो इसके पैरेलल लाइन जो होगी वो क्या होगी, 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा जो मर्जी रखो, जो लाइन आएगी वो लाइन का और इस गिवन लाइन का एक्स एंड वाई का रेशियो क्या होगा। अब कांस्टेंट टर्म का रेशियो सेम हो भी सकता है, चाहे हो चाहे ना हो, फर्क नहीं पड़ता, रहेगी तो पैरेलल ना, क्योंकि कोइंसिडेंटल लाइंस आर ए स्पेशल केस ऑफ पैरेलल लाइन। तो अब ये वाली जो लाइन है, क्योंकि इसका एक्स एंड वाई का क्वेश्चन सेम है, तो भैया ये हमेशा लैम्डा चेंज करते 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 ये लाइन हमेशा इसके क्या रहेगी। ये क्लियर हुआ, श्योर, गुड। एक तो ये आ गया। तो एक लाइन के पैरेलल लाइन निकालनी है तो कांस्टेंट टर्म की जगह क्या लगा दो, दैट्स इट, वो उसके हमेशा पैरेलल रहेगी। एक तो ये पॉइंट आ गया। दूसरा परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखना, इन जनरल मैं बता रहा हूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसका स्लोप क्या आ रहा है। अब जो इसके परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप क्या होगा, एक तो उल्टा एक नेगेटिव साथ में, राइट। -1/m होता है ना, तो उल्टा करके और नेगेटिव हटा के क्या आ जाएगा, b बाय ए। अब b बाय ए स्लोप आएगी इसकी, आगे जो मर्जी हो फर्क नहीं पड़ता, इसका स्लोप क्या आएगी। अब x का कोएफिशिएंट का नेगेटिव करो तो b हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज a, तो b बाय ए स्लोप आ जाएगी, हाँ या ना, राइट। तो ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली लाइन जो है इन जनरल इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर, हाँ है ना। लैम्डा चेंज करते रहो, हमें परपेंडिकुलर लाइन आगे पीछे वेरी करते रहेगी, लेकिन रहेगी क्या, परपेंडिकुलर। अब यहां से यहां कैसे गए हम कि x देखो, x का क्वेश्चन जो था वो y में चला गया, y का क्वेश्चन x में आ गया, और दोनों में से एक का साइन उल्टा कर दो, किसी भी एक का। देखो ये हटा दिया मैंने, इधर माइनस लगा दिया। अब क्या आएगा, स्लोप इसका क्या आएगा, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज माइनस b बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। तो दोनों क्या करना है, एक्स एंड वाई का कोएफिशिएंट इंटरचेंज करना है और दोनों में से एक का साइन ऑपोजिट करना है, राइट। वो किसी का भी करो, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगी, 3x माइनस 2y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये क्लियर हुआ,
पक्का? अब क्वेश्चन ये है कि इसके पैरेलल लाइन ढूंढनी है विच पासिस थ्रू 1,2 एंड इसके परपेंडिकुलर लाइन ढूंढनी है विच पासिस थ्रू 0,0। अब इस लाइन के पैरेलल लाइन ये होगी। अब ये लाइन बहुत सारी है, हमें कौन सी चाहिए जो 1,2 से पास करे, तो 1,2 मस्ट सेटिस्फाई दिस। तो 1,2 को मैंने पुट कर दिया, क्या बन गया 2 प्लस 6 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा क्या आ गया, तो लैम्डा को -8 पुट करके बन गया 2x प्लस 3y -8 इक्वल टू 0। तो ये जो लाइन है ये गिवन लाइन के पैरेलल है एंड 1,2 से पास कर रही है। बात खत्म। क्लियर हुआ? श्योर जी। बहुत कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस कौन सा, उससे एंगल जरूरी थोड़ा ना 90 डिग्री आएगा, वो तो कुछ भी एंगल हो सकता है। वो तो ये भी हो सकता है, 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 ये भी वो तो सारे इंटरसेक्टिंग है। परपेंडिकुलर का केस कैसे आएगा वो? M1 M2 इक्वल टू -1 तो यूज करना ही पड़ेगा भाई, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दो लाइंस को मेक श्योर कौन करता है 90 डिग्री पे है, M1 M2 इक्वल टू -1, उसको तो यूज करना ही पड़ेगा। बाकी और जो मर्जी करो, M1 M2 इक्वल टू -1 करना पड़ेगा। और वहीं से हमारी ये वाली कंडीशन आई है, ये वाली, ये वहीं से आई है। राइट। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन ये अब कहां से पास करनी चाहिए, तो 0 0 पुट करके लैम्डा क्या आ गया, लैम्डा आ गया 0। तो लैम्डा को 0 पुट करके क्या बन गया 3x माइनस 2y प्लस 0 इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू 0। अच्छा, ये पता नहीं मैंने पहले बताया या नहीं कि अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो उसका कांस्टेंट टर्म क्या होगा, 0। नहीं बताया, रिएक्शन से पता चल गया। तो कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है उसका कांस्टेंट टर्म क्या होगा, 0। खुद सोचो ना इसको, अगर ओरिजिन से पास करना है तो भैया 0,0 सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि 0 प्लस 0 प्लस सी इक्वल टू 0, तो सी 0। तो कांस्टेंट टर्म हमेशा क्या होनी चाहिए, 0। ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के अंदर भी होता है कि अगर उसको रीजन से पास करना है, अलजेब्रिक फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं, तो उसका कांस्टेंट टर्म क्या होना चाहिए, 0। अदरवाइज वो ओरिजिन से पास नहीं कर सकता। ये समझे? ये क्लियर हुआ? श्योर? राइट। लिखो, लाइन parallel to the given line, a line parallel to the given line, parallel to the given line ax plus by plus c equal to 0, a line parallel to given line ax plus by plus c equal to 0 will always be of the form ax plus by plus lambda equal to 0. Right? And a line perpendicular to given line will always be of the form bx minus ay plus lambda equal to 0. bx minus ay plus lambda equal to 0. ये क्लियर है? राइट। ये एग्जांपल लिख लो कि इस लाइन के पैरेलल लाइन निकालने जो 1,2 से पास करे, परपेंडिकुलर निकालने जो ओरिजिन से पास करे, एंड ये दोनों साथ में। राइट। अच्छा, अब इस ये करने से पहले स्टार मार्क करके लिखना, अ लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन, a line which passes through origin will have its constant term 0, will have its constant term 0। ये क्लियर है? उसका कांस्टेंट टर्म हमेशा क्या होगा, 0। राइट। अब नोट करो एग्जांपल,